सार संग्रह के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं पीएस सर। और आप सभी कैसे हैं बच्चों? आप सभी की तैयारी अच्छी से चल रही होगी क्योंकि सारे एग्जाम के डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। आप प्रत्येक दिन के एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए। और आप विश्वास करिए कि अपने मेहनत से कर रहे हैं तो आप एक दिन सफल जरूर होंगे। ठीक है, तो आज बात करेंगे डेली करंट अफेयर के बारे में, जो 11 अप्रैल के डेली करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे आपसे। ठीक है बच्चों, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को मार्च 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है बच्चों, तो यह किस खिलाड़ी को दिया गया है बच्चों? तो यह खिलाड़ी कामेंदु मेंडिस, ठीक है, या कामेंदु मेंडिस जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है बच्चों, किस खिलाड़ी को दिया गया है? कामेंदु मेंडिस को दिया गया है। किस वर्ष के लिए दिया गया है बच्चों? तो यह मार्च 2024 मंथ के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसको दिया गया है बच्चों? तो यह कामेंदु मेंडिस जी है, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह मेंडिस किस देश के खिलाड़ी हैं बच्चों? तो यह श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आपको याद करके रखना होगा कि मेंडिस श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और उनको मार्च 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को जीतने के लिए उन्होंने किस खिलाड़ी को पराजित किया है बच्चों? तो वह मार्क अडायर और मैट हेनरी को इन्होंने पराजित करके इस पुरस्कार को जीता हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यह मार्क हेनरी किस देश के खिलाड़ी हैं बच्चों? तो यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं मार्क हेनरी। और मार्क अडायर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह आयरलैंड के खिलाड़ी हैं जो इस पुरस्कार के लिए भाग लिए थे, परंतु इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। यह फाइनल सिलेक्शन कामेंदु मेंडिस को इस मंथ का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है खेल के दृष्टि से, खेल के परिदृश्य से। तो आप इस पुरस्कार को याद करके रखेंगे या हर एग्जाम में इस आईसीसी द मंथ पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, और इससे पूछे कि मेंडिस को इस पुरस्कार जीतने के पहले श्रीलंकाई खिलाड़ियों में कौन कौन से पुरस्कार जीते थे बच्चों? तो यह प्रभात जयसूर्या और बिंदु हसरंगा को कामेंदु मेंडिस अवार्ड के जीतने के बाद से यह तीसरे खिलाड़ी हैं, श्रीलंकाई तीसरे खिलाड़ी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडिस के इस पुरस्कार को जीतने से पहले किन किन खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिल गया है बच्चों? तो यह प्रभात जयसूर्या जी हैं और वानिदु हसरंगा, ये दो खिलाड़ी पहले ऐसे हैं जो इस पुरस्कार को मेंडिस से पहले जीत चुके हुए हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि मेंडिस के बारे में, तो मेंडिस बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अच्छे प्रदर्शन करने के कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और उसी टेस्ट में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर ये पूछ दिया जाए कि मेंडिस को किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड और प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह किस देश के खिलाफ इन्होंने यह अवार्ड जीता हुआ था बच्चों? तो यह बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में इन्होंने यह पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, यह मेंडिस यह तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। ठीक है, यह टेस्ट प्लेयर भी है, वनडे प्लेयर भी है, ठीक है, और टी20 ये तीनों फॉर्मेट में यह खेलते हैं, जो इनके योगदान के लिए इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है।
उन्होंने श्रीलंकाई के लिए टेस्ट में उन्होंने 428 रन बनाए हुए हैं। टेस्ट में 428 रन बनाए हुए हैं और 7 वनडे मैच में 127 रन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो और T20 में 10 T20 मैच में उन्होंने 209 रन ही बना पाए हैं। तो ये तीनों फॉर्मेट में उन्होंने इतने इतने रन अभी तक बनाए हुए हैं, जो आपको एग्जाम में याद करके रखना होगा। टेस्ट मैच में कुल कितने रन बनाए हैं बच्चों? तो 428 रन ही बना पाए हैं और 7 वनडे मैच में उन्होंने केवल 127 रन ही बना पाए थे। अगर हम बात करते हैं 10 T20 मैच में उन्होंने मात्र 209 रन ही बना पाए थे, जो कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं। अगर इसके अलावा हम बात करते हैं तो तीनों फॉर्मेट में उन्होंने अभी तक 5 विकेट अपने नाम किए हुए हैं। जो उनका परफॉर्मेंस रहा है उसमें उन्होंने 5 विकेट हासिल किया है। तो जो ये मेंडिस के बारे में आपको विस्तृत रूप से बता दिया गया है, आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिए और इसे याद करिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को मार्च 2024 के लिए, ठीक है, आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, पहले वाला क्या था, पुरुष का था, अब यह आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है बच्चों, तो यह पुरस्कार किससे दिया गया है बच्चों? तो यह मैया बाउचियर है। मैया बाउचियर जी हैं जो इनको इस पुरस्कार से महिला के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है बच्चों, यह आपको याद करना होगा कि महिलाओं के खिलाड़ी में आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? तो यह मैया बाउचियर, ठीक है, मैया बाउचियर हैं जो उनको मार्च 2024 के लिए दिया गया है। और यह मैया बाउचियर किस देश का खिलाड़ी है बच्चों? महिला खिलाड़ी है, तो यह इंग्लैंड की खिलाड़ी है। यह आपको देश का भी नाम याद करके रखना होगा। कभी कभी यह देश के प्लेयर के नाम तो मेंशन कर दिए जाते हैं क्वेश्चन में, बट वह किस देश के हैं वह पूछ लिया जाता है कि यह खिलाड़ी या किस देश का संबंधित है। तो यह आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, तो इन्होंने मैया बाउचियर ने किसको पराजित करके यह पुरस्कार जीता हुआ है बच्चों? तो यह अमेलिया केयर, ठीक है, और एशले गार्डन, अमेलिया केयर और एशले गार्डन को पराजित करके आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरस्कार से जीता हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें कि अमेलिया केयर, ठीक है, अमेलिया केयर यह किस देश के खिलाड़ी है बच्चों? तो यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और एशले गार्डन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी के नाम और किस देश के रहने वाले हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या है, ये सारे आपको याद करके रखना होगा, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि बाउचियर ने T20 श्रृंखला में असाधारण प्रदर्शन के कारण उन्होंने इस पुरस्कार के लिए जीता हुआ है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। यह संयुक्त अरब अमीरात या AUE को AUE भी बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात को, जो दुबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब किया गया है बच्चों आईसीसी का? तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है। अगर हम बात करें कि आईसीसी के अध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में, तो यह ग्रेग बार्केल हैं। ग्रेग बार्केल जी हैं जो आईसीसी का अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और आईसीसी के सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? तो ये जोयोफ एलार्डिस, ठीक है, जोयोफ एलार्डिस हैं जो सीईओ हैं। तो आपको यह ट्रेडिशनल स्टैटिक जीके भी आपको याद करके रखना होगा, जो उससे संबंधित है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से पूछा जा सकता है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए बूथ राबता, ठीक है, बूथ राबता वेबसाइट किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? अभी लोकसभा चुनाव का इलेक्शन चुनाव का घोषणा हो चुका है। इसी मद्देनजर रखते हुए पंजाब सरकार के द्वारा बूथ राबता नामक वेबसाइट लॉन्च किया गया है, या पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है बच्चों, यह पंजाब सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया है बूथ राबता। यह आपको एग्जाम की दृष्टि से याद करना होगा। और किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है बच्चों? तो ये डॉक्टर पल्लवी जी हैं। पल्लवी जी के द्वारा इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। पल्लवी जी कौन है? तो यह जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त, ये दो पदों पर यह अभी आसीन है, जो इनके द्वारा यह वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। और किस राज्य में लॉन्च किया गया है बच्चों? तो यह पंजाब के मालेरकोटला जिले में इसको लॉन्च किया गया है। तो यह आप स्थान भी याद करके रखेंगे, क्योंकि यह पंजाब तो सभी जानते हैं कि पंजाब में लॉन्च किया गया है, मगर आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर कभी कभी पंजाब का ऑप्शन ना देकर मालेरकोटला का नाम ऑप्शन दे देगा, तो वहां आप गलत कर पाएंगे। तो इस नाम को भी, जिले के नाम को भी आपको याद करके रखना होगा। और इस वेबसाइट के माध्यम से पहली बार युवा मतदाता होंगे, जो वोट देने वाले होंगे, हमारे 18 साल से ऊपर के नवयुवक, वह अपना प्रमाण पत्र इस वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर लेंगे और इस वेबसाइट के बारे में अपने विचार और उसकी रैंकिंग प्रदान कर देंगे। रैंकिंग के बारे में भी प्रदान कर देंगे कि यह वेबसाइट अच्छी है या उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बारे में आपको देने का राइट है। तो यह लोगों को जागरूक करने के लिए और ऑनलाइन के माध्यम से सुविधा प्रदान करने के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। और क्या नाम है बच्चों इस वेबसाइट का? तो बूथ राबता। ठीक है, बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया गया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो यह 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, और इस दिवस का क्या उद्देश्य है? तो यह महिलाओं की मातृत्व सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, यह 11 अप्रैल को प्रत्येक साल याद करके रखना होगा कि यह प्रत्येक साल यह राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस या नेशनल सेफ मदरहुड दिवस यह मनाया जाता है। यह किस लिए मनाया जाता है? कि महिलाओं की मातृत्व सुरक्षा के लिए मनाया जाता है, क्योंकि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो बच्चे देने वाली हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कभी कभी जो महिलाएं गर्भवती होती है, तो वो प्रेग्नेंट के समय उनके बहुत दिक्कत होती है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। या किस के द्वारा मनाया जाता है बच्चों? तो यह भारत सरकार इस दिवस को वर्ष 2003 ईस्वी में मनाने की घोषणा किया है। ठीक है, तो यह किस वर्ष अनाउंसमेंट किया है भारत सरकार? तो 2003 ईस्वी में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाने की भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। तो यह आपको याद करके रखना होगा। और इस राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का अभियान का शुरुआत किसने किया है बच्चों? तो यह व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया, ठीक है, व्हाइट रिबन अलायंस ऑफ इंडिया के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जो मातृत्व सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करता है प्रत्येक साल, और उसी के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। तो यह आपको मातृत्व दिवस के बारे में आपको जानकारी रखना होगा, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है।
देश से संबंधित एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको जानकारी रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किसको वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में किसको वैश्विक हवाई अड्डा के मुख्य संचालन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा जयराम सनमुंगम। जयराम सनमुंगम को पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, जयराम सनमुंगम वैश्विक हवाई अड्डे के संचालन के प्रमुख के रूप में पद ग्रहण किया हुआ है। और किस जयराम सनमुंगम कौन है? यह एयर इंडिया के रूप में यह काम करेंगे। उनके पास 25 वर्षों का अनुभव है। जब कोई भी गवर्नमेंट पद पर किसी को अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उनके एक्सपीरियंस के आधार पर ही इस पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इनके पास 25 सालों का एक्सपीरियंस है, के कारण इनको वैश्विक हवाई अड्डा का संचालन का प्रमुख बनाया गया है। इनके पास अनुभव किस किस्म का है? एयरलाइंस, हवाई अड्डा और दूरसंचार उद्योग के क्षेत्र में इनके पास 25 वर्षों का अनुभव है, जिसके आधार पर यह पद पर उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, और यह उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज और जेट एयरवेज जैसे एयरलाइंसों के साथ व्यापक रूप से काम कर चुके हैं। तो ये बड़े बड़े जितने भी एयरलाइंस हैं जो हवाई अड्डे से संबंधित हैं, उन सभी से में काम कर चुके हैं, जिसके कारण इस पद पर को नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन हैरिस को किस देश का अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना गया है? किसको चुना गया बच्चों? साइमन हैरिस को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो यह आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में अभी तक का सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, जो आपको एग्जाम में की दृष्टि से याद करना होगा। यह कितने वर्षों के हैं बच्चों? यह 37 वर्ष, ये 37 वर्ष के उम्र में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर चुने गए हैं। जो वहाँ की जितने भी पॉलिटिशियन हैं वह अब तक से 37 साल से ऊपर के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जो इस उम्र से अधिक हैं। परंतु साइमन हैरिस ओनली 37 वर्ष के हैं, यह कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें आपसे कि वह किसके स्थान पर उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो यह लियो वार्डकर जी हैं। लियो वार्डकर के स्थान पर उन्हें आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और बनाया गया है। लियो, ठीक है। तो साइमन हैरिस को किस नाम से और भी जाना जाता है बच्चों? तो यह बेबी ऑफ द डेल, ठीक है, बेबी ऑफ द डेल के नाम से भी साइमन हैरिस को जाना जाता है। तो यह नाम आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि कभी कभी उपनाम भी पूछा जाता है। ठीक है, और साइमन हैरिस किस पार्टी से संबंधित है बच्चों? तो यह फाइनल गेल पार्टी, ठीक है, यह आयरलैंड के फाइनल गेल पार्टी है जो उस पार्टी से संबंधित है, और इसी पार्टी के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा है और प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राज्य में गणगौर महोत्सव 2024, ठीक है, किस राज्य में गणगौर महोत्सव 2024 आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान में यह गणगौर महोत्सव आयोजित किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। यह महोत्सव किन देवताओं के याद में मनाया जाता है बच्चों? तो यह गणगौर भगवान शिव और देवी पार्वती गौरी के मिलन के याद में और राजस्थान के लोगों के द्वारा साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं गन, गन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो गन का मतलब होता है भगवान शिव, और गौरी का मतलब क्या होता है, या गौर का मतलब क्या होता है बच्चों? तो इसका मतलब होता है देवी पार्वती। शंकर और पार्वती की यादों में यह गणगौर महोत्सव 2024 राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ की स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा इस महोत्सव में भाग लिया जाता है, और बच्चे भी भाग लेते हैं, जो साल में एक बार यह मनाया जाता है। और स्त्रियां भगवान शिव और पार्वती को मिट्टी की मूर्ति बनाकर की पूजा करते हैं, और अपनी मनोकामना की मांग करते हैं, और अपने स्वाधीन रहने के लिए भी यह मांग करते हैं। अगर हम बात करें कि यह गणगौर हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन होता है बच्चों? तो यह चैत मास गणगौर कैलेंडर के अनुसार पहला मंथ होता है। तो यह आपको याद करके रखना होगा कि गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गणगौर महोत्सव 2024 राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव के कैलेंडर के अनुसार पहला मंथ कौन सा होता है? तो यह चैत मास होता है। और यह किन देवताओं के लिए मनाया जाता है? तो शिव और पार्वती के याद में महोत्सव को मनाया जाता है। ठीक है। और यह शिव और पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर वहाँ के पुरुष और महिलाओं के द्वारा प्रत्येक साल मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, किसे जॉन एल जैक स्विटगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया है। ठीक है बच्चों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, इसरो के चंद्रयान मिशन 3, इसरो के चंद्रयान मिशन 3 टीम को जॉन एल जैक स्विटगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किसके द्वारा सम्मानित किया गया है बच्चों? तो यह स्पेस फाउंडेशन के द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। इसरो के चंद्रयान मिशन 3 को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है बच्चों? तो यह अंतरिक्ष के अन्वेषण क्षेत्र में यह इस पुरस्कार को दिया जाता है। अगर हम बात करें कि चंद्रयान 3 मिशन यह कब लॉन्च किया गया है बच्चों? तो यह भारत सरकार के द्वारा, भारत के इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 ईस्वी को 14 जुलाई 2023 ईस्वी को इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें कि मिशन विक्रम नामक लैंड या प्रज्ञान नामक लैंड के रोवर के द्वारा ये शामिल किया गया, लॉन्च किया गया था। ठीक है। और यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर सफल लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है, यह दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक यह लॉन्च हुआ था, जो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान था इसरो के द्वारा, जो चंद्रयान 3 मिशन को यह लॉन्च किया गया है और दक्षिणी ध्रुव पर यह लॉन्च किया गया है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि जॉन जेल जैक स्विटगर्ट जूनियर पुरस्कार किसके याद में यह शुरू किया गया है बच्चों? तो जैक स्विटगर्ट जूनियर के याद में इस पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है। यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है बच्चों? तो यह 2004 ईस्वी में इस पुरस्कार की स्थापना किया गया था, और इसी की स्थापना के अनुसार प्रत्येक साल व्यक्ति को या संस्था को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है। यह इन्होंने अपोलो 3 मिशन में भाग लिया था। चंद्रमा पर नासा के लिए अपोलो 3 मिशन में भाग लिया था। ठीक है। कौन लिया था? यह जैक
स्विटगर्ट जूनियर ने मिशन में भाग लिया था और उन्हीं के याद में यह पुरस्कार की स्थापना किया गया है। अगर हम बात करें कि इसरो की स्थापना कब हुआ है बच्चों, तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार 2024, मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है बच्चों, तो यह एलेक्सी नौलिनी है और यूलिया नौनाया। इसका सही जवाब होगा ए और बी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है बच्चों, ये दिवंगत रूसी एलेक्सी नौलिनी और उनकी पत्नी यूलिया नौनाया को मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार वर्तमान में किस देश के व्यक्ति को प्रदान किया गया है बच्चों, तो यह रूस के एलेक्सी नौलिनी और उनकी पत्नी यूलिया नौनाया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें कि यह पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है बच्चों, तो यह पुरस्कार जर्मन मंच के लुडविग एरहर्ड शिखर सम्मेलन में यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, यह जर्मन मंच के एक सम्मेलन है, लुडविग एरहर्ड शिखर सम्मेलन में ही इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक साल की जाती है। यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवाद और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो यह स्वतंत्रता, संवाद और लोकतंत्र के क्षेत्र में जो व्यक्ति काम किए हैं उन्हीं व्यक्ति को मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। यह आपको याद करके रखना होगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी पुरस्कार 2 साल पर दिया जाता है, 3 साल पर दिया जाता है या 5 साल पर दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यह मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार प्रत्येक साल यह दिया जाता है। अगर हम आपसे पूछें कि मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है बच्चों, तो 2023 में गैरी कैस्परोव और वोलोडिमिर जेलेंस्की, ठीक है, वोलोडिमिर जेलेंस्की को 2023 का पुरस्कार दिया गया है। तो आपको 2023 और 2024 के पुरस्कार को सही से याद करके रखना है और उनके नामों को याद करके रखना है। अगर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस देश के जॉन अल्फ्रेड सिंसवुड विश्व के सबसे उम्रदराज शख्स बन गए हैं। ठीक है, इस देश के जॉन अल्फ्रेड सिंसवुड विश्व के सबसे उम्रदराज शख्स बन गए हैं बच्चों। तो यह का जवाब होगा यह इंग्लैंड के सबसे अधिक उम्रदराज व्यक्ति बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। जॉन अल्फ्रेड सिंसवुड अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के नाम में गिनीज बुक में शामिल हुए हैं। तो यह किस देश के व्यक्ति हैं बच्चों, तो यह इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इंग्लैंड के निवासी हैं जो गिनीज बुक में यह नाम दर्ज किया हुआ है। यह कितने सालों के हैं बच्चों, तो यह 111 साल 224 दिन की इनकी उम्र हो गई है। 111 साल और 224 दिन की इनकी उम्र है, जिसके कारण उन्होंने अपना गिनीज बुक में या अपना नाम दर्ज कराया हुआ है। ठीक है, इनका नाम गिनीज बुक में
नाम दर्ज हो चुका है। अब बात करते हैं हालिया दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेन परेज मोरा से पहले कौन था सबसे दुनिया का उम्रदराज व्यक्ति? तो जुआन विसेंट परेज मोरा, यह 114 साल की आयु में इनकी मृत्यु हुई। तो यह दूसरे नाम है जो इनकी 114 साल पर सबसे अधिक उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। यह कितने साल के व्यक्ति थे बच्चों? तो यह 114 साल के व्यक्ति थे। ठीक है, तो यह आप इनका नाम याद करके रखेंगे। अभी वर्तमान में जॉन अल्फ्रेड वुड जी हैं जो इंग्लैंड के हैं, वो जो अब से सबसे अधिक उम्रदराज व्यक्ति के नाम दर्ज हुआ है। अब टिनिस वुड का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था बच्चों? तो 2 अगस्त 1912 ईस्वी में। 2 अगस्त 1912 ईस्वी में टिनिस वुड का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो यह लिवरपूल में, इंग्लैंड के लिवरपूल में का जन्म हुआ था। और इसी समय 1912 ईस्वी में टाइटैनिक जहाज की दुर्घटना हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा कि टाइटैनिक जहाज की दुर्घटना कब हुआ था बच्चों? तो 1912 ईस्वी में ही टाइटैनिक जहाज की घटना हुआ था, जो उसी समय इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने इनके सामने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और बहुत सारे घटनाओं को इन्होंने आंखों देखा है। तो यह सबसे अधिक उम्रदराज व्यक्ति है जो आपको जानना जरूरी है। और सबसे अधिक यह उम्रदराज व्यक्ति हैं। अगर हम बात करें महिला में, कि महिला में सबसे उम्रदराज महिला कौन है बच्चों? तो महिला में मारिया ब्रानियास मोरेस। ठीक है, ये मारिया ब्रानियास मोरेस जी हैं जो सबसे अधिक उम्रदराज व्यक्ति हैं। महिला का अगर पूछा जाए तो मारिया ब्रानियास मोरेरा जी हैं, जो इनकी उम्र कितनी है बच्चों? यह 117 साल, यह 117 साल की महिला हैं जिनके पास अभी तक का गिनीज वर्ल्ड बुक में इनका नाम है। तो यह 3 नाम आपको याद करके रखना होगा। महिला के बारे में पूछा जाए, महिला के बारे में पूछा जाए तो यह ये मारिया ब्रानियास मोरेस जी हैं। ठीक है, महिला के नाम में। और पुरुष में अभी वर्तमान में जो गिनीज वर्ल्ड बुक बना है जॉन अल्फ्रेड टिनिस वुड जी हैं। और इनसे पहले जो व्यक्ति था जुआन विसेंट परेज मोरा। ठीक है, यह 3 व्यक्ति हैं जो सबसे अधिक उम्रदराज व्यक्ति के नाम में वर्ल्ड गिनीज बुक में इन्होंने नाम दर्ज किया है। तो यह आपसे कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनका नाम आप याद करके रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में परिवर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सहस्त्र बल योजना सम्मेलन 2024। ठीक है, पहली त्रिसेवा सहस्त्र बल योजना सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है। तो इसका सही जवाब है बच्चों न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। ठीक है बच्चों, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन का? तो इस सम्मेलन का उद्देश्य सशस्त्र बलों में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाना, सशस्त्र बलों में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाना और भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। और इस सम्मेलन को किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है बच्चों? तो इस सम्मेलन को रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। कभी कभी जो सम्मेलन आयोजित होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा आयोजित किया गया है, किस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा पहली त्रिसेवा सहस्त्र बल योजना 2024 लॉन्च किया गया है। और कहाँ किया गया है? तो यह न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है बच्चों?
सम्मेलन की अध्यक्षता चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया है। ठीक है, और इस सम्मेलन में तीनों सेनाओं के द्वारा भाग लिया गया है। नौसेना, थल सेना और आर्मी सेना को शामिल थे। अगर हम बात करें कि भारतीय सेना के प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है बच्चों, तो यह मनोज पांडे हैं। जनरल मनोज पांडे आर्मी के प्रमुख हैं। अगर हम आपसे पूछें कि भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल कौन है, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं, जो आपको नाम याद करके रखना होगा। अगर वहीं भारतीय नौसेना के एडमिरल कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के एडमिरल हैं। तो यहाँ 3 क्वेश्चन हैं जो भारतीय सेना, नौसेना और थल सेना के प्रमुखों के नाम आपको दिया गया है, जो वर्तमान में है। इनके पद पर हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है। तो अब प्रमुखों का नाम आपको याद करके रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, इस राज्य के किसके द्वारा तमिलनाडु में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है बच्चों, इसके द्वारा तमिलनाडु में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा कि राकेश पाल जी के द्वारा इस जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, राकेश पाल जी के बारे में हम बात करेंगे। राकेश पाल जी के द्वारा यह तमिलनाडु के रामेश्वर के पास, ठीक है, तमिलनाडु के रामेश्वर के पास आईसीजीएस मंडप में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जलीय केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो राकेश पाल के द्वारा किया गया है। और किस राज्य में किया गया है बच्चों, तो यह तमिलनाडु में किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर हम आपसे बात करें कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब किया गया है बच्चों, तो 1 फरवरी 1977 ईस्वी में भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना भी आपको याद करके रखना होगा, 1 फरवरी 1977 ईस्वी। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। भारतीय तटरक्षक बल केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और अगर इसका औपचारिक उद्घाटन कब हुआ है बच्चों, भारतीय तटरक्षक बल की, तो 19 अगस्त 1978 ईस्वी को। औपचारिक अगर पूछ ले तो 19 अगस्त 1978 ईस्वी को। अगर आपसे भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना केवल पूछे तो 1 फरवरी 1977 ईस्वी को किया गया था। तो ये दोनों डेट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई दोनों में से एक ही आपसे पूछा जाएगा, अगर 19 अगस्त 1978 पूछा जाएगा तो 1 फरवरी 1977 नहीं पूछा जाएगा। अगर 1 फरवरी 1977 पूछा जाएगा तो आपको 19 अगस्त 1978 नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा तो अलग अलग सेंटेंस होंगे। औपचारिक उद्घाटन कब किया गया है और इसकी स्थापना कब किया गया है। ठीक है, और इन्हीं के तत्काल प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा, ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे, जब भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अगर हम बात करें कि यह किस समिति की संबोधन पर या किस समिति की सलाह पर भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किया गया है, तो यह के.एफ. रुस्तम समिति बनाई गई थी। उसी समिति के आधार पर भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किया गया है।
तो यह आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल किस समिति के द्वारा सिफारिश पर गठित किया गया है, इसकी स्थापना कब किया गया है और इसका औपचारिक उद्घाटन कब किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करके रखना होगा। और जलीय केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो राकेश पाल जी के द्वारा किया गया है। तो इतना सारी डिटेल हम 11 अप्रैल 2024 के बारे में, डेली करेंट अफेयर के बारे में, इन सारे टॉपिकों को विस्तृत रूप से बात किए हैं। अगर हमारा यह सेशन आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच पीडीएफ को शेयर करिए, जो बच्चे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए महत्वपूर्ण है, तक पहुँचे, तभी हमारी इस मेहनत का फ़ायदा होगा, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।